हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि DSSB TGT नेचुरल साइंस का हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। उसके लिए मुझे किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन यूनिट कराने की। DSSB ने इसे 10th क्लास की जो हमारी NCERT है उसके अकॉर्डिंग, मतलब जिसमें डेप्थ में कवर करूँगी वो सिर्फ 10th क्लास की NCERT तक है। लेकिन ये जो हमारा चैप्टर है ना, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सिर्फ DSSB के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, चाहे आप KVS का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप NVS का एग्ज़ाम दे, चाहे आप EMRS का एग्ज़ाम दे, या फिर आप कोई स्टेट टीचिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। उन सब में आपसे पूछा जाएगा, या फिर आप 10th क्लास की NCERT के लिए देख रहे हैं तो भी आपको ये चैप्टर बहुत हेल्प करेगा। और थैंक यू सो मच, आपने बहुत पेशेंस रखे। बहुत दिन पहले आपने मुझे इस चैप्टर के लिए रिक्वेस्ट किया था, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इसके अंदर उन्होंने हमें DSSB में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने के लिए दिए हैं। हेरिडिटी क्या होती है ये आपको बताना है, मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में आपको बात करनी है, सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, ठीक है, ये आपको बताना है, इवोल्यूशन और उसकी क्लासिफिकेशन बतानी है, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं ये बताना है, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स के बीच में डिफरेंस आपको देखना है, फॉसिल्स क्या होते हैं, और ह्यूमन इवॉल्व कैसे हुए, ह्यूमन का इवोल्यूशन आपको देखना है। ये सब वो सब टॉपिक्स है जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन इंश्योर हो रहे हैं। तो सबसे पहले फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन होते हैं? तो जो हमारे ग्रेगर मेंडल है, ठीक है, मेंडल क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, ठीक है। उन्होंने जेनेटिक्स के अंदर इतना बड़ी खोज की कि उन्हें क्या कहलाता है, पूरे जेनेटिक्स ब्रांच का फादर कहा जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर मेंडल है। इवोल्यूशन के फादर कौन है? इवोल्यूशन के बारे में हमें किसने बताया? चार्ल्स डार्विन ने बताया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, आपको जीके में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, सिर्फ साइंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल, फादर ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन। तो आपको पता है रिप्रोडक्शन के 2 तरीके होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बहुत सारे प्लांट्स में अगर आप देखोगे ना, और बहुत सारे जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर है ना मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमंस और हायर एनिमल्स जो होता है उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमें ज़रूरत ही क्या है? तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमारा काम हो जा रहा था तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसके अंदर है ना ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो वेरिएशन देखने को मिलती है तो उससे फ़ायदा क्या होता है? जब बहुत सारी वेरिएशंस आपके अंदर आएगी ना तो आप है ना बेटर अडेप्ट कर पाते हो, ठीक है। यानी कि बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस में आप सर्वाइव कर पाओगे। अब आप देखो बहुत सारे जो एनिमल्स एंड प्लांट्स है, ठीक है, जैसे जैसे सिचुएशन अर्थ की एक्सट्रीम होती जा रही है उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट होते जा रहा है, लेकिन जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनके अंदर है ना वेरिएशंस आती रहती है ताकि वो अपने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को, एक्सट्रीम वेदर को भी तरीके से सरवाइव कर लेते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इसलिए फेवर किया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उसके अंदर क्या आता है, वेरिएशंस देखने को मिलती है, और वेरिएशन हमारी हेल्प करती है बेटर अडेप्टेशंस में, ठीक है, बेटर सर्वाइवल में, ठीक है। तो उसके अलावा है ना कभी कभी आप देखोगे बैक्टीरिया के अंदर है ना वेरिएशन देखने को मिलती है, लेकिन ये है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से नहीं है। तो बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा होता। आपको पता है बैक्टीरिया किस तरीके से डिवाइड करता है, या तो उसके अंदर फिजन हो रहा होगा या फिर कॉन्जुगेशन का मेथड हो रहा होता है। इसमें है ना प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा होता, इसके अंदर है ना कॉन्जुगेशन हो रहा होता है, यानी कि ट्रांसफर हो रहा होता है जेनेटिक मटेरियल का, लेकिन इसको ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते। तो बैक्टीरिया के अंदर आपको माइनर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, तो इन वेरिएशंस को आप है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रीजन नहीं बता सकते। ये किस वजह से होते हैं? जब डीएनए की कॉपिंग हो रही है ना,
उसमें स्मॉल स्मॉल एरर्स अगर हो गए, छोटी छोटी गलतियां अगर हो गई, डीएनए की कॉपी करते टाइम अगर छोटी छोटी गलतियां हो गई ना बैक्टीरियल सेल्स से, तो उसके अंदर है ना छोटे छोटे माइनर डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो उन माइनर डिफरेंसेस को हम क्या कह रहे हैं, वेरिएशंस कह रहे हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होने वाली वेरिएशन से अलग होता है, ठीक है। आपको पता है जो आर्की बैक्टीरिया होता है वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर लेता है, जहाँ पे है ना बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर होगा, यानी कि है ना वो कुछ भी खा सकता है, कहीं पे भी सरवाइव कर सकता है, एक्सट्रीम सिचुएशन में सरवाइव कर लेता है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, आर्की बैक्टीरिया की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। क्या होता है, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं और एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, सबसे पहले हम इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। तो कभी कभी है ना जब कोई आपको देखता होगा तो वह ऐसा कहता होगा कि आपके बाल ना एकदम अपनी मम्मी के जैसे, आपकी आंखों का कलर ना आपके पापा के जैसे है, आपका जो नाक है ना वो अपनी मम्मी से मैच करता है, आप ना अपनी दादी जैसे दिखते हो। तो आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों कहते रहते हैं लोग, ठीक है। हो सकता है किसी ने है ना बहुत साल पहले आपके पापा को देखा, फिर सालों तक उसने कभी आपको देखा ही नहीं, और जब एकदम से आपको देखा तो उसने बोला अरे तुम उनकी डॉटर हो ना। तो आपने कभी सोचा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, उस इंसान को कैसे पता कि मैं किस इंसान की डॉटर हूँ, ठीक है। तो ऐसा होता है इनहेरिटेंस की वजह से, हमारे अंदर है ना बहुत सारे ट्रेट्स हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। एज इट इज ट्रांसफर होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जब है ना ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी कि आपके पेरेंट्स के अंदर जो आई कलर था, अगर वो मेरे पेरेंट्स के अंदर जो आई कलर था अगर वो मेरे आईज का कलर भी है, तो ये क्या कहलाएगा, इनहेरिटेंस कहलाएगा। अगर मेरे बालों का टेक्सचर मेरी फैमिली के टेक्सचर से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट है ये, ठीक है। उस तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब डीएनए की वजह से, जीन्स की वजह से, ठीक है, आपके अंदर है ना वही कैरेक्टर्स दिखाई दे रहा है जो आपकी फैमिली में भी दिखाई देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इनहेरिटेंस की जो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स, ठीक है। ट्रेट्स बोल सकते हो, कैरेक्टर्स बोल सकते हो, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि अगर आपके पापा के अंदर जो फीचर्स थे, अगर वो उनमें से बहुत सारे फीचर्स आपके अंदर है, तो ये क्या है, इनहेरिटेंस की वजह से। उसके बाद आता है इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं और एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं। तो इनहेरिटेड का मतलब होता है ऐसे ट्रेट्स जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर आए हैं। ऑफस्प्रिंग वर्ड क्या होता है, तो ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है आपके पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो क्या कहलाएंगे, उनके ऑफस्प्रिंग कहलाएंगे। जब ट्रेट्स है ना आपके पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसफर हुए, किसकी मदद से, डीएनए की मदद से। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइब न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट होता है जिसकी वजह से मेरे अंदर ये ट्रेट्स आ पाए, उसको हम क्या बुलाते हैं, जीन बुलाते हैं, ठीक है। तो आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि डीएनए है ना हमारा बहुत बड़ा होता है। आपको पता है 2.2 मीटर लंबा जितना हमारा डीएनए हो सकता है, लेकिन उसका सारा का सारा पार्ट है ना कोडिंग नहीं करता। तो जो उसका फंक्शनल पार्ट है जिसकी वजह से प्रोटीन बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है। तो जो डीएनए का फंक्शनल पार्ट होता है उसे हम क्या बुलाते हैं, जीन बुलाते हैं। तो ट्रेट्स अगर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आ रहे हैं डीएनए की मदद से, इनको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स। इसके एग्जाम्पल क्या है, अगर आपका जो कलर है, बालों का जो कलर है, अगर वो अपनी मम्मी पापा से मैच कर रहा है, आपकी जो स्किन है, ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स गोरे हैं तो मैक्सिमम केस में आप देखोगे कि आप भी गोरे होते हो। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं लेकिन उसका भी कोई रीजन होता है, मोस्टली वो भी फैमिली की वजह से ही इनहेरिट हुआ होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो सारे ट्रेट्स है इसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो एक्वायर्ड, हमने ये चीज एक्वायर की है, खुद प्राप्त की है, ठीक है। तो जब आप है ना ऐसे ट्रेट्स जो आप है ना अपनी लाइफ को जीते हुए आपने खुद सीखे, ठीक है। अगर आपने है ना, आपके घर में कोई गिटार नहीं बजाता लेकिन अगर आपको गिटार बजाना आता है, तो ये क्या है, आपका एक्वायर्ड ट्रेट है। अगर आपके घर में कोई और सिंगिंग नहीं करता था लेकिन आप सिंगिंग करते हो, ठीक है, जो है ना जीन्स की वजह से आपके अंदर नहीं आया, ठीक है। हो सकता है एक इंसान है, उसके पेरेंट्स ने कभी क्रिकेट खेला ही नहीं लेकिन उनका जो बच्चा है वो बहुत ही ब्राइट क्रिकेटर है, ठीक है।
ऐसे किसी की फैमिली में कभी किसी ने गाना गाया नहीं, लेकिन उस इंसान ने बहुत अच्छा गाना गाता है वो, तो ये क्या है, ये कैसा ट्रेट है जो उसने खुद सीखा है, खुद एक्वायर किया है। तो इनहेरिटेड ट्रेट का मतलब क्या होता है, जो पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसफर हुए, ठीक है, डीएनए की मदद से। एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब होता है ऐसे ट्रेट जो आपके अंदर खुद आए हैं, आपने खुद सीखा है, उनके ऊपर प्रैक्टिस से आए हैं, मेहनत से आए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपको पता है मेंडल को, ग्रेगर मेंडल को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेंस के बारे में, यानी कि है ना, पेरेंट्स के से ये कैसे हमारे अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, इनहेरिटेंस के बारे में ना उन्होंने बहुत सारी पढ़ाई की, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि आपके जो आपके फादर और मदर होता है, वो दोनों के दोनों ना इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल आपको देता है। यानी कि आपके अंदर है ना, आधे जो क्रोमोसोम है वो आपके पेरेंट्स, मतलब आपकी मदर से आते हैं, आधे आपके फादर से आते हैं, ठीक है। तो दोनों ने आपको भेजा है, तो आपके अंदर है ना पैटर्नल डीएनए भी देखने को मिलता है, मैटरनल डीएनए भी देखने को मिलता है। पैटर्नल का मतलब होता है जो फादर की तरफ से जो डीएनए आपको मिला है, मैटरनल का मतलब होता है मदर की तरफ से जो डीएनए आपको मिला, ठीक है। तो आपके पास है ना दोनों से, यानी कि आई कलर के लिए ना एक जीन मेरी मम्मी से आई है, एक जीन मेरे पापा से आई है। मेरा जो हेयर का कलर है ना, एक जीन मेरे पापा से आई है, एक जीन मेरी मम्मी से आई है, लेकिन एक्सप्रेस कोई एक होगी, ठीक है। अब एक्सप्रेस कोई एक ही क्यों होती है, उसको अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। दोनों की तरफ से आई थी, लेकिन मेरे जो बाल है ना, वो मेरे मतलब या तो मेरे पापा जैसे दिखेंगे या मेरी मम्मी जैसे दिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मेरे पापा से भी मैच कर रहे हैं मेरे बालों का टेक्सचर और मेरी मम्मी से भी मैच कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो ग्रेगर मेंडल है, उन्होंने क्या किया था, पी प्लांट के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो डी ट्रिपल एस बी ने एक बार क्या पूछा है, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पूछा है, पाइजम सेटिवम होता है, ठीक है। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइजम सेटिवम होता है, ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी लाइन से उन्होंने पूछ लिया, उन्होंने बोला कि कितने कैरेक्टर्स पे उन्होंने काम किया था। यानी कि जब वो पी प्लांट के ऊपर वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने ना कुछ 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि एक चीज राउंड है, दूसरी चीज रिंकल है, एक चीज ग्रीन है, दूसरी चीज येलो है, तो ये क्या है, एक दूसरे के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। तो उन्होंने ना 7 डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर काम किया था। तो देखो इसी लाइन में से आपके 2 टी ट्रिपल एस बी के क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। उन्होंने पी का साइंटिफिक नेम पूछा था, वो पाइजम सेटिवम है। उन्होंने फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछा था, वो ग्रेगर मेंडल है। उन्होंने कितने कैरेक्टर्स पे काम किया था, 7 कैरेक्टर्स पे काम किया था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट के बीच में क्रॉस कराया। तो जो टॉल प्लांट होता है उसको हम दिखाते हैं। तो 2 चीजें होती है, एक होता है जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। तो अगर है ना, मैं एक प्लांट देखने में, बाहर से देखने में जब मैं उसे देख रही हूँ तो वो लंबा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम बोलेंगे फिनोटाइप, ठीक है। तो बाहर से देखने में जो कैरेक्टर्स का पता चल जाता है उन्हें हम फिनोटाइप बोलते हैं। जिस वजह से वो, जिस जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से वो बड़ा है छोटा है, वो हमें जिससे पता चलता है उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। तो 2 चीजें होती है, एक होता है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। तो फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। अगर आपको कोई देख के कह रहा है कि आप तो बहुत लंबे हो, तो इसको हम कहेंगे फिनोटाइप, ठीक है। और अगर उसने ये समझने की कोशिश की कि आप लंबे क्यों हो, कौन सा जीन्स कहाँ से ट्रांसफर होके आया, तो उसका मतलब क्या है, वो किसकी बात कर रहा है, जीनोटाइप की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 2 प्लांट को आपस में क्रॉस कराया। उनमें से एक प्लांट तो टॉल था, तो टॉल प्लांट का जो जीनोटाइप है वो क्या है, कैपिटल टी। फिर एक दूसरा प्लांट उन्होंने लिया, शॉर्ट प्लांट, उसको उन्होंने आपस में क्रॉस कराया। तो उन्होंने देखा कि एक इधर से कैपिटल टी आया, एक दूसरे शॉर्ट प्लांट से एक स्मॉल टी आया। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर रहा वो क्या है, सारे के सारे जो ये प्लांट्स हुए, ये क्या हुए, सारे के सारे टॉल थे हाइट में। पहली जनरेशन में ऐसा हुआ। तो उन्होंने अब क्या किया, ये जो पहली जनरेशन के प्लांट हमारे पास आए, जिसमें एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, उन्होंने इनको आपस में क्रॉस कराया सेकंड जनरेशन में। तो अब क्या हुआ, 3 प्लांट हमारे टॉल आए और एक प्लांट हमारा शॉर्ट आया। तो जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम एक कैरेक्टर को क्रॉस करा रहे हैं, तो हमारे पास जो रेशो आता है
वो क्या होता है 3:1 होता है। 3 आपके पास टॉल प्लांट आए और एक आपके पास शॉर्ट प्लांट आया, ठीक है, तो 3:1 रेशो आएगा आपका। और F1 जनरेशन में क्या हुआ, सारे के सारे टॉल प्लांट्स आए थे। तो उन्होंने देखा कि जो टॉलनेस एंड शॉर्टनेस है वो दोनों के दोनों ट्रेट है ना इनहेरिट तो हुए थे F1 जनरेशन में, बस एक्सप्रेस नहीं हुए, ठीक है। यानी कि पहली जनरेशन में उन्होंने देखा सारे प्लांट टॉल आ गए, तो आपको लगेगा कि शॉर्टनेस का तो जो कैरेक्टर है वो आया ही नहीं। आपने भी बोला कि मैटरनल और पैटर्नल दोनों के दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बात ट्रू है, क्योंकि अगर सिर्फ टॉलनेस का ट्रेट आया होता तो सेकेंड जनरेशन में कोई भी प्लांट शॉर्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक प्लांट शॉर्ट है। तो ये क्या दिखाता है कि एक्सप्रेस चाहे दोनों ना हो लेकिन आते दोनों ट्रेट है, ठीक है, इनहेरिट दोनों ट्रेट होते हैं, एक्सप्रेस नहीं होते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो यानी कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो 2 कॉपीज आती है, इनहेरिट दोनों होती है लेकिन एक्सप्रेस एक होती है। जैसे कि सोचो आपके पापा बहुत लंबे हैं और आपकी मम्मी बहुत छोटी है, ठीक है, तो आप है ना 2 भाई बहन है, तो आप में से एक है ना लंबा पैदा हुआ और एक छोटा पैदा हुआ, तो यानी कि है ना दोनों की दोनों जीन अलग अलग टाइम पे एक्सप्रेस हुए। जो आपके फादर की टॉलनेस है वो आपके टाइम पे एक्सप्रेस हो गई, जो आपकी मम्मी की शॉर्ट हाइट है वो दूसरे आपका जो ब्रदर सिस्टर है उसके केस में एक्सप्रेस हो गई, ठीक है। लेकिन दोनों के दोनों इनहेरिट हुए थे, आपके अंदर भी दोनों थे, लेकिन डोमिनेंट कौन सा करेगा वो डिपेंड करता है, वो अभी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देखो क्या किया उन्होंने, एक टॉल प्लांट को शॉर्ट प्लांट से क्रॉस कराया तो सारे के सारे टॉल प्लांट आए, ठीक है। जब उन्होंने इन दोनों टॉल प्लांट को, जो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास सारे टॉल प्लांट आए थे, इनको जब आपस में क्रॉस कराया तो हमारे पास 3 टॉल प्लांट आए और एक शॉर्ट प्लांट आया, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो हमारा रेशो आता है वो क्या होता है 3:1 होता है। 3 हमारे पास टॉल प्लांट आते हैं और एक शॉर्ट प्लांट आता है। कभी कभी आपको एक क्रॉस करने के लिए देते हैं, कभी कभी आपको रेशो पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि F2 जनरेशन में क्या रेशो होगा। तो जो बोथ प्लांट्स थे, ठीक है, अगर आप जीनोटाइप की अब हम बात करें, फिनोटाइप तो है बाहर से देखने में तो टॉल लग रहा है, लेकिन जब मैंने उनका जीन चेक किया तो मैंने देखा जो कैपिटल टी और कैपिटल टी होता है वो जो प्लांट होता है वो भी टॉल होता है, और कैपिटल टी और स्मॉल टी है वो भी टॉल प्लांट होता है। लेकिन अगर दोनों के दोनों स्मॉल टी है तो वो एक शॉर्ट प्लांट होता है, ठीक है। तो यानी कि उन्होंने कहा कि अगर आपके अंदर है ना, आपकी मम्मी से एक शॉर्ट जीन आई थी यानी कि वो कैपिटल स्मॉल टी था, आपके फादर से एक कैपिटल टी आया था, ठीक है, वो टॉल के लिए था। तो अगर है ना एक सिंगल टी कैपिटल है तो भी वो आपकी हाइट है ना टॉल कर देगा। इसका मतलब होता है कि आपकी जो दोनों कॉपीज आती है, अगर है ना डोमिनेंट वाला है, तो अगर वो सिंगल भी है, यानी कि अगर एक कैपिटल टी एक सिंगल भी है ना, तो भी क्या बनेगा, प्लांट क्या बनेगा, टॉल बनेगा। आप क्या बनोगे, टॉल बनोगे। तो ऐसे ट्रेट, ठीक है, जो क्या करते हैं अपने आप को एक सिंगल कॉपी में भी एक्सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं। और जो दूसरा ऐसा नहीं कर पाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव ट्रेट। यानी कि आपके पापा की जो टॉलनेस थी, जो उनका टी था, कैपिटल टी था, वो क्या था, डोमिनेंट ट्रेट था। आपकी मदर का जो टी था, उनकी जो हाइट थी वो क्या था, शॉर्ट था, तो वो क्या था, रिसेसिव ट्रेट था। यानी कि वो है ना अपने आप को इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो तब एक्सप्रेस होगा जब दोनों की दोनों कॉपीज होगी, यानी कि 2 स्मॉल टी होंगे तो ही वो एक्सप्रेस होगा। अगर एक भी कैपिटल टी है तो क्या हो जाएगा, आपकी हाइट टॉल हो जाएगी, और वो ट्रेट क्या कहलाता है, डोमिनेंट ट्रेट कहलाता है, ठीक है। यानी कि कुछ ट्रेट ऐसे होते हैं जो ज्यादा एक्सप्रेस होते हैं, कुछ होते हैं जो कम एक्सप्रेस होते हैं। तो ज्यादा एक्सप्रेस होते हैं उसको हम डोमिनेंट ट्रेट बुलाते हैं, जो कम एक्सप्रेस होते हैं उसे हम रिसेसिव ट्रेट बुलाते हैं, ठीक है। तो डीएनए के जो फंक्शनल पार्ट होता है उसे हम जीन कहते हैं। तो जो सेल्यूलर डीएनए होता है वो हमारा वो प्रोटीन्स बनाने में मदद करता है। तो आपको पता है सबसे पहले क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। जब कोई चीज का प्रोटीन बनेगा तभी तो कोई चीज आएगी। यानी कि आपकी जो टॉलनेस है वो भी कैसे आएगी, पहले है ना
आपका जो जीन है जो टॉलनेस लेके आया है वो क्या करेगा, प्रोटीन कोड करेगा और उस प्रोटीन की वजह से आपके बनेगा, आपकी हाइट डिसाइड होगी। ठीक है, तो ऐसे ही है ना, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, हॉर्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रोथ को ट्रिगर करते हैं। ठीक है, तो प्लांट की जो हाइट है वो किस बात पे डिपेंड करती है कि प्लांट कितना हार्मोन बनाएगा। ठीक है, और जो प्लांट का हार्मोन है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका जो प्रोसेस है बनाने का, यानी कि डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से वो प्रोटीन बनेगा, ये कितना एफिशिएंट है। यानी कि अगर आपका एंजाइम सही से काम कर रहा होगा, ठीक है, इस प्रोसेस में एंजाइम्स रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो अगर आपका एंजाइम सही से काम कर रहा होगा तो आपका बहुत अच्छा हार्मोन बनेगा। अगर आपका एंजाइम सही से काम नहीं कर रहा होगा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी या आपका एंजाइम लेस एफिशिएंट होगा, अगर आपका एंजाइम लेस एफिशिएंट है तो आपका हार्मोन भी है ना लेस बनेगा और आपका प्लांट क्या रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। और अगर आपके एंजाइम है ना एकदम अच्छे से फंक्शनल है, उसने अच्छे से सारे हार्मोन बनाए, तो आपका प्लांट की हाइट क्या होगी, लॉन्ग होगी। ठीक है, तो जो जीन्स होती है वो क्या करती है, हमारे ट्रेट्स को कंट्रोल करती है। और जीन क्या होती है, डीएनए का फंक्शनल पार्ट होती है। डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। ठीक है, जीन से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनने में जो हमारी मदद करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंजाइम्स कहलाते हैं। ठीक, तो आपको पता है हर एक सेल के पास है ना 2 कॉपी होगी क्रोमोसोम्स की। ठीक है, एक आपकी मम्मी से आएगा, एक आपके पापा से आएगा। ठीक है, तो हर एक जर्म सेल के पास है ना पेयर होता है क्रोमोसोम का, एक आपकी मैटरनल साइड से आता है, एक आपके पैटर्नल साइड से आता है। लेकिन आपको पता है आपके पेरेंट्स के अंदर है ना क्रोमोसोम के 23 पेयर्स है। ठीक है, आपकी मदर के अंदर भी 23 पेयर्स है, आपके फादर के अंदर भी 23 पेयर्स है। सोचो 23 पेयर्स इधर से आए, 23 पेयर्स उधर से आए, तो आपके अंदर तो 46 पेयर्स हो जाएंगे, जबकि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके अंदर 46 होने चाहिए थे, लेकिन आपके पास अब पेयर्स ही 46 हो गए। तो देखो हम क्या चाहते हैं ना, इससे है ना आप अजीब से नहीं बनोगे, आपका जो डीएनए होगा उसके पास इतना अमाउंट ऑफ डीएनए हो गया है तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, आप बहुत अजीब दिखोगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प कौन करता है, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो मेंटेन रहे। ठीक है, एक ही कॉपी हमारे पास बचे, तो इसमें हमारी मदद कौन करता है, मियोसिस करती है। आपको पता है हमारी जो सेल होती है वो डिवाइड करती है माइटोसिस एंड मियोसिस की हेल्प से। मियोसिस को हम है ना रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, नंबर को रिड्यूस कर देती है। यानी कि 46 पेयर्स को ये किस में डिवाइड कर देगी, 23 पेयर्स में डिवाइड कर देगी, और हमारे पास कितना रह जाएगा, 23 पेयर्स रह जाएंगे, और वो एक नॉर्मल ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर होता है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं। ठीक है, तो 23 तो पेयर्स होते हैं और 46 टोटल नंबर होते हैं। ठीक है, अगर नंबर में पूछा जा रहा है तो 46 क्रोमोसोम होने चाहिए टोटल आपके अंदर, अगर पेयर्स में पूछा जा रहा है तो 23 पेयर्स होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे मम्मी की साइड से एक कॉपी आई है क्रोमोसोम की, एक पापा की साइड से कॉपी आई है, लेकिन हमें हमारी बॉडी में तो टोटल 23 पेयर्स ही चाहिए, तो उनको मेंटेन करने में हमारी मदद कौन करता है, मियोसिस का प्रोसेस करता है। ठीक है, जो मियोसिस होती है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है। उसके बाद आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन में उनकी हेल्प कौन करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि सोचो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, अगर किस टेम्परेचर पे उनका अंडा रखा गया है ना, उसके ऊपर उनका सेक्स डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जैसे कुछ क्या होते हैं, और जैसे एक एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्नेल्स का। तो ये स्नेल्स के पास है ना ऐसी पावर है, ये क्या कर सकती है, अपना सेक्स खुद चेंज कर सकती है। यानी कि उसका मन करे तो वो फीमेल बन सकती है, उसका मन करे वो मेल बन सकती है। ठीक है, तो उनका जो सेक्स है वो जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं है, इनहेरिटेड नहीं है। ठीक है, उनका जैसा मन करेगा। और कुछ रेप्टाइल्स क्या करते हैं, जिस टेम्परेचर पे उनका रखा होगा ना एग, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है तो फीमेल बनेगी, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है तो मेल बनेगा। हमारी बुक्स में ये नहीं बताया गया है कि कितने टेम्परेचर पे मेल बनता है, कितने टेम्परेचर पे फीमेल बनता है। बस ये बताया गया है कि कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऐसा होता है कि उनका एग टेम्परेचर वेरिएशन के अकॉर्डिंग सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। स्नेल्स के अंदर क्या होता है, वो खुद अपना सेक्स चेंज कर सकती है। लेकिन हमें जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना है
वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। हमारे अंदर सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, ये ह्यूमंस में कैसे डिसाइड होता है। तो मैंने जैसे आपको बताया, हर एक जो ह्यूमन बीइंग होता है ना, उसके अंदर क्रोमोसोम के 23 पेयर्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46, ठीक है, और पेयर्स में कितने होते हैं, 23 होते हैं। 22 जो होते हैं वो तो ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, और एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है हमारे पास। तो देखो यहाँ से है ना, एक क्वेश्चन आया था DSSB में। अब इन लाइन को ध्यान से पढ़ना, जो जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है। तो वुमेन के पास है ना परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स। यानी कि जो वुमेन होती है किसी भी सिचुएशन में, उसके पास जो वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है, उसके पास दोनों के दोनों क्रोमोसोम कौन से होंगे, जो पेयर में दोनों के दोनों क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, पेयर का मतलब होता है दो, ठीक है। यानी कि एक जो पेयर है उसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम, उसमें दो क्रोमोसोम होना है, तो इसके पास दोनों कौन से होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। तो वुमेन को मैंने कैसे दिखाया है, एक्स एक्स। तो हर एक वुमेन के पास क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। बट मैन के पास है ना एक मिसमैच्ड पेयर होता है, और ये दोनों के दोनों ना सेम शेप के होते हैं। यानी कि इसका जो एक्स है, दोनों की जो शेप आप देखोगे ना, अगर माइक्रोस्कोप के अंदर आप देख रहे हो, दोनों की शेप आपको एकदम सेम दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं मैन के अंदर क्या होता है। तो मैन के अंदर है ना मिसमैच्ड पेयर होता है, ठीक है। एक तो नॉर्मल साइज का एक्स होता है, और एक उससे छोटा होता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, वाई बुलाते हैं। यानी कि जो लंबे वाला क्रोमोसोम है उसको हम नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जो साइज में छोटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाई क्रोमोसोम कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये दो लाइंस आपको लिख के दे दी थी, और आपसे पूछा था कि बोथ ट्रू, none of these is true, only one is true, only two is true। तो आपको याद रखना है कि वुमेन के पास है ना एक परफेक्ट पेयर होता है, एक्स दोनों शेप के होते हैं, ठीक है। और मेन के अंदर क्या होता है, दो होते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई, और वाई जो होता है वो स्मॉल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मिसमैच पेयर होता है, एक एक्स जो है वो नॉर्मल साइज का है, वाई उससे छोटा होता है, ठीक है। तो वुमेन के अंदर हमेशा कौन सा सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक्स एक्स। मैन के अंदर क्या होता है, एक्स वाई, ठीक है। तो जब इनको हम आपस में क्रॉस करेंगे, तो अगर एक्स एक्स आपस में मिले तो क्या होगा, गर्ल पैदा होती है। अगर एक्स वाई आपस में मिले तो क्या होगा, बॉय पैदा होगा। हमारी सोसाइटी में ना ऐसा बहुत होता है कि जब किसी को है ना कंटिन्यूअसली बेटी होती रहती है, तो वो है ना वुमेन को ब्लेम करने लग जाते हैं, जबकि आप कभी वुमेन को ब्लेम कर ही नहीं सकते। क्योंकि क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम जो होता है वुमेन के पास, तो हमेशा हर केस में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है। मैन ही वो होता है जो ये डिटरमाइन करता है कि सेक्स क्या रहेगा, ठीक है। बच्चे का जो सेक्स होगा वो क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा, ठीक है। क्योंकि मैन की तरफ से एक्स आया तो गर्ल बन जाएगी, मैन की तरफ से वाई आया तो बॉय बन जाएगा, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस में कैसे होता है, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, 23 पेयर्स है, जिनमें से एक पेयर क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। वुमेन के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम होता है, मैन के पास एक एक्स होता है, एक वाई होता है। वाई जो होता है वो साइज में छोटा होता है, ठीक है। एक्स एक्स क्रोमोसोम अगर आपस में मिलते हैं तो गर्ल बनती है, एक्स वाई मिलते हैं तो क्या बनता है, बॉय बनता है, ठीक है। ये होता है ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन आ रखा है, मैंने आपको बता दिया है वो क्या क्वेश्चन था। उन्होंने ये दो सेंटेंस आपके लिख के दे दिए थे, और उन्होंने क्या बोला था, आपको ये बताना था कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो वाई क्रोमोसोम होता है वो साइज में छोटा होता है, जब आप उसको देखोगे तो वो स्मॉल होता है साइज में एज कंपेयर टू एक्स। उसके बाद आता है इवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। तो इवोल्यूशन है ना एक ऐसा प्रोसेस होता है, जैसे हम साइंस को ना बहुत आसानी से समझ सकते हो अगर आप इंग्लिश समझते हो, ठीक है। इंग्लिश के वर्ड्स अगर आप समझ लेते हो ना, तो आप साइंस भी बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं यार तुम ना थोड़ा इवॉल्व करो, अपने आप को थोड़ा चेंज करो। इवॉल्व करने का मतलब क्या होता है, वो ना बहुत इवॉल्व कर गया है, वो इंसान बहुत इवॉल्व कर गया है। तो इन सब वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, जब आप अपने अंदर है ना चेंजेस लाते हैं, टाइम के साथ जब आप अपने अंदर चेंजेस लाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इवॉल्व करना कहते हैं। तो यहीं से आया हमारा वर्ड इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें है ना ऑर्गेनिज्म विद टाइम खुद को चेंज करता है, ठीक है। उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर भी है ना चेंजेस आते हैं,
ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें है ना उसके फिजिकल ट्रेट, बायोलॉजिकल फंक्शन दोनों बदल जाते हैं और उसके अंदर है ना न्यू स्पीसीज भी बन जाती है कभी कभी, तो इसको हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। तो देखो क्या होता है, पहले ऐसा बोला जाता है कि हम है ना चिंपैंजी जो है वो हमारे एंसेस्टर्स हुआ करते थे, तो देखो उनके अंदर है ना कुछ चेंजेस आए। पहले वो क्या करते थे, 4 पैरों पे चला करते थे, फिर धीरे धीरे है ना 2 लिम्स पे चलने लगे, और ह्यूमन तो है ना परफेक्टली स्ट्रेट 2 पैरों पे चल पाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है, इवोल्यूशन है ये। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे ना तो ये इसको क्या टर्म करोगे आप, इवोल्यूशन कहोगे। पहले ना पूंछ होती थी, धीरे धीरे वो स्मॉल होती गई साइज में और ह्यूमंस के अंदर अब तो आके गायब भी हो गई, तो ये क्या है, इवोल्यूशन है। ठीक है, हम ऐसा कहते हैं कि जो हमारे रेप्टाइल्स है वो डायनासोर से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो देखो हमारे डायनासोर्स का साइज कितना बड़ा था और हमारे जो रेप्टाइल्स है उनका साइज कितना अलग है, तो ये क्या है, इवोल्यूशन है। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस जो टाइम के साथ धीरे 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 आते गए, आपके जेनेटिक मटेरियल में जो चेंज हुआ उसकी वजह से जो आपके अंदर अब न्यू चेंजेस आ गए, उनको हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। अच्छा, अभी बहुत फास्ट होता है कि बहुत स्लो होता है, तो अगर आपके जेनेटिक मटेरियल के अंदर बहुत ही जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं ना, तो इसको हम इवोल्यूशन नहीं, म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, बहुत सडन नहीं होना चाहिए। अगर एकदम से आज आप ह्यूमन जैसे दिख रहे हो और कल आपके 2 पंख निकल आए, आपके बच्चे के 2 पंख निकल पाए, तो इसको इवोल्यूशन नहीं कहेंगे, ये म्यूटेशन है। ठीक है, लेकिन अगर कई सालों में, हजारों सालों में जा जाके ह्यूमंस के अंदर चेंज आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए, म्यूटेशन क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल में चेंज दोनों में होता है, एवोल्यूशन के प्रोसेस में भी जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज आता है और म्यूटेशन के अंदर भी चेंज आता है। लेकिन म्यूटेशन में जो चेंज होता है ना वो बहुत सडन होता है, बहुत क्विक होता है, इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इवोल्यूशन के हम कुछ केसेस पढ़ते हैं। तो एक बार क्या हुआ ना, बहुत सारे रेड बीटल्स थे और ग्रीन बीटल्स थे, तो कौवे ने जब देखा तो हरी पत्ती के ऊपर है ना रेड कलर बहुत दूर से ही दिखाई दे जाता है, तो कौवे ने आके क्या करना शुरू कर दिया, रेड वाली बीटल्स को वो उठाए और मजे से खाए। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, ऐसे करते करते वो सारी रेड बीटल्स को खा गया और सिर्फ ग्रीन बीटल्स बच गई। अब ग्रीन बीटल्स ग्रीन पत्ती पे तो दिखाई देगी ही नहीं, तो क्या हुआ, ग्रीन जो बीटल्स है उनकी पॉपुलेशन तो इंक्रीज होती चली गई और रेड बीटल एक्सटिंक्ट होती चली गई। तो ये किसका केस है, इवोल्यूशन का केस है। यहाँ पे जो रेड कलर है, ठीक है, उसने क्या किया, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया और इसलिए वो आराम से दिखने लगा और उसकी स्पीसीज गायब हो गई। लेकिन ग्रीन कलर ने उसको फेवर किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है आपके अंदर ऐसे ट्रेट्स मौजूद है जो आपकी हेल्प कर रहे हैं किस चीज में, बेटर सर्वाइवल में। बेटर सर्वाइवल में आपके अंदर ऐसे ट्रेट्स है कि आप है ना बेटर सर्वाइव कर पा रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। तो जो देखो बीटल्स का जो ग्रीन कलर है और पत्तों का कलर भी ग्रीन है, ये उसकी हेल्प हो गई। ठीक है, तो नेचर ने किसको सिलेक्ट कर लिया, ग्रीन बीटल को सिलेक्ट कर लिया और उसकी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। तो ये पहला इवोल्यूशन का हमारा केस है। दूसरे केस में क्या हुआ, तो कलर वेरिएशन थी। इस बार क्या हुआ, हमारे पास है ना रेड कलर के बीटल्स भी है, ब्लू कलर के बीटल्स भी है। तो जहां पर वो रह रहे थे ना, वहां पर एक हाथी आया और उसने है ना उन सब के ऊपर पैर रख दिया। तो ज्यादातर जो बीटल्स थे, रेड कलर के बीटल्स भी मर गए, ब्लू कलर के बीटल्स भी मर गए, लेकिन थोड़े से ब्लू कलर के बीटल्स बच गए और उनकी प्रोजेनी जो है वो आराम से चलती चली गई। तो क्या हुआ, ये दूसरा केस किस चीज का है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है। तो दूसरे केस में क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे रेड बीटल्स थे, कुछ ब्लू बीटल्स भी थे, इनके ऊपर आके हाथी ने पैर रख दिया। रेड वाले उसने सभी मार दिए, उसने ब्लू वाले भी मार दिए, लेकिन ब्लू वाले थोड़े से बच गए। और क्या हुआ, अब इनकी जनरेशन बढ़ती चली गई। ठीक है, यहाँ पे है ना नेचर ने इसको इस तरीके से फेवर नहीं किया, इसका कलर जो है वो ग्रीन कलर पे ब्लू कलर बहुत आराम से दिखाई दे जाएगा क्रो को। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, रेड वाले किस वजह से मर गए, एलिफेंट की गलती की वजह से मर गए। ठीक है,
तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है एकदम से जो आपकी जीन है, आपकी जो पॉपुलेशन है, जो जीन है, उसमें है ना रैंडम फ्लक्चुएशन आ गई, एकदम से सडनली कुछ हो गया है, ठीक है, एकदम से वेरिएंट आया, उसके अंदर कोई चेंज आ गया, हमारी जो एलील्स है उसके अंदर है ना बहुत ही फ्रीक्वेंट कोई चेंज आ गया, ठीक है। और मोस्टली जेनेटिक ड्रिफ्ट है ना बहुत ही स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर ऑपरेट करता है। अब देखो जो बीटल्स की जो पॉपुलेशन थी ना वो छोटी सी एक झाड़ी में ही रह रही थी। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये है ना स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर वर्क करता है या फिर लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर। तो मोस्टली है ना जेनेटिक ड्रिफ्ट जो देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है? स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलता है। और जो हमारा ब्लू बीटल वाला एग्जाम्पल है ना कि ब्लू बीटल इसलिए सरवाइव कर गया क्योंकि सारे के सारे रेड बीटल को हाथी ने एक्सीडेंटली मार डाला, ठीक है। तो ये क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट से बनने वाली स्पीसीज है। हमारी जो पहले वाली ग्रीन वाली स्पीसीज बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर गई थी, वो किस वजह से कर गई थी? क्योंकि नेचर ने उसको फेवर कर दिया है, ठीक है। ग्रीन कलर में वो आराम से अपने आप को छुपा पा रहे थे, इसलिए वो बढ़ते चले गए, ठीक है। यहाँ पे कौन मदद कर रहा है? इनकी जेनेटिक ड्रिफ्ट मदद कर रहा है। उसके बाद आता है एक थर्ड केस। तो एक बार क्या हुआ, जिन बुशेस पर ये बीटल्स रहते थे उस प्लांट को है ना कोई बीमारी हो गई। तो बीमारी हो गई तो क्या हुआ, उसकी पत्तियां खराब होने लग गई। पत्तियां खराब होने लग गई तो क्या हुआ, अब पहले ही पत्तियां है ना बहुत ही कमजोर है, खराब हो रही है, उनको बीटल्स कैसे खाए? तो बीटल उनको खा रहा है, बहुत ही कमजोर होते चले गए बीटल्स, है ना इतने कमजोर होते चले गए, इतने कमजोर होते चले गए कि लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, अब वो बहुत पतले हो गए। सारे के सारे बीटल्स जो है एकदम उन्होंने डाइटिंग कर ली है अच्छी सी, और अब वो बहुत पतले हो गए, ठीक है। तो वेट जो है बीटल का वो रिड्यूस हो गया, बहुत कम हो गया। किसकी वजह से? स्टारवेशन की वजह से। लेकिन उनका जो है डीएनए नहीं बदला है। आपने किसी को भूखा कर दिया, ठीक है, आपने किसी इंसान को भूखा रखा, बहुत दिन भूखा रखा, वो पतला हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पतला है तो उसके बच्चे जो पैदा होंगे वो भी पतले होंगे, क्योंकि जो चेंज उसके अंदर आया ना वो उसके वेट के अंदर आया है। उसके जो सेक्स क्रोमोसोम है, उसका जो डीएनए है, ठीक है, आपको पता है ना जनरेशन टू जनरेशन जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो डीएनए के थ्रू होती है। और डीएनए हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे सेक्स क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है। तो सेक्स क्रोमोसोम के अंदर तो कोई चेंज नहीं आया, उनके भूखे रहने से उनके सेक्स क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आया, उनके डीएनए में कोई चेंज नहीं आया। तो उनकी जो आने वाली जनरेशन होगी ना वो पतली नहीं होगी, वो आराम से एकदम नॉर्मल बीटल की तरह होगी। हाँ, वो जनरेशन जो इस टाइम चल रही है, प्रेजेंटली चल रही है, वो पतली रह गई है। क्यों? क्योंकि उसको खाना कम मिल पाया, ठीक है। तो ये जो थर्ड केस है हमारा वो क्या है? यहाँ पे देखो बीटल्स है, अब देखो कितने पतले पतले हो गए। क्यों? क्योंकि पत्तियों का जो वेट है वो कम हो गया, प्लांट के ऊपर डिजीज लग गई, पत्तियां गिर गई, खराब हो गई, सारी की सारी सड़ गई, तो बहुत ही कम खाना मिला बीटल को, इस वजह से वो बहुत पतला हो गया। लेकिन उसकी जो अगली जनरेशन आई है वो एकदम हेल्दी आई है। क्यों? क्योंकि एक तो वो डिजीज भी गायब हो गई है, ठीक है। और ये जो चेंज आया था ये किसकी वजह से था? ये डीएनए में चेंज नहीं था, ये है ना आपके कंडीशन में चेंज था। एक इंसान को वो अपने घर पे रह रहा है, बहुत आराम से हेल्दी मोटा होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो हॉस्टल जाके रहने लग जाता है, क्या उसको खाना ही पसंद नहीं आ रहा, वहां पे उसको किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा, तो वहां पे कम खाना खाता है और क्या होता है? पतला हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये चेंज उसका मतलब ये नहीं है उसके जो बच्चे होंगे वो भी पतले हो जाएंगे, ठीक है। फिर इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि जो चेंज आपके अंदर होता है ना वो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर हो। हर एक चेंज जो है वो इनहेरिटेड नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे चूहे लिए, ठीक है, और उन चूहों की है ना बार बार पूंछ काटनी शुरू कर दी। कई जनरेशन तक वो उसकी पूंछ काटते रहे सर्जरी से, बार बार मतलब उन चूहे पैदा हुए वो उसकी पूंछ काट दे, वो चूहे पैदा हुए उसकी पूंछ काटने। तो आपको लगेगा कि जो अब नई प्रोजेनी आएगी, यानी कि चूहे की जो नई जनरेशन आएगी वो टेललेस होगी कि नहीं होगी, ये भी DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि क्या टेललेस प्रोजेनी आई क्या, मतलब जो अब चूहे पैदा होंगे वो बिना पूंछ के पैदा होंगे, क्योंकि हम 4-5 जनरेशन से लगातार उनकी पूंछ काट देते हैं। ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो टेल है उसके वो है ना सेक्स क्रोमोसोम जो है वो टेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है।
आपने उसके सेक्स क्रोमोसोम के अंदर कोई चेंज नहीं किया है, उसके डीएनए के अंदर कोई चेंज नहीं आया, आपने उसकी पूंछ काट दी है, ठीक है। उसके ऑटोसोम क्रोमोसोम में चाहे कोई चेंज आ गया हो, उसकी फिजियोलॉजिकल बॉडी में शायद कोई चेंज आ गया हो, लेकिन जो उसके अंदर का डीएनए है उसके अंदर चेंज नहीं आया, उसका जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके अंदर चेंज नहीं आया, तो उसके जो आने वाले सारे बच्चे होंगे ना, आने वाली जितनी भी जनरेशन होगी, उनके अंदर आपको पूंछ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या देखने के लिए किया था कि हर एक चीज जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस आपको दी जाती है उनकी वजह से आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान का अगर आपने पैर काट दिया तो जो उसके बच्चे होंगे उसको उसका पैर नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो पैर होता है उसके अंदर आपका सेक्स क्रोमोसोम नहीं लाई कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद है ना, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं और एक्वायर्ड ट्रेट क्या होते हैं, ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। और थियोरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने। तो ऐसे ट्रेट जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसफर होते हैं डीएनए के थ्रू, उसको हम इनहेरिटेड ट्रेट बोलते हैं। जैसे कि आपका आंखों का कलर हो सकता है, आपकी स्किन का कलर हो सकता है, आपके बालों का टेक्सचर हो सकता है, ये सब कैसे ट्रेट्स हैं? इनहेरिटेड ट्रेट्स है। एक्वायर्ड ट्रेट्स वो होते हैं जो आपने अपनी लाइफ टाइम में खुद सीखे हैं, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हो लेकिन आपके घर में कोई और नहीं बनाता, तो वो कैसा ट्रेट है? एक्वायर्ड ट्रेट है, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छा डांस करते हो, कोई और आपके घर में कभी डांस करता ही नहीं था, तो ये कैसा ट्रेट है? एक्वायर्ड ट्रेट है। फादर ऑफ इवोल्यूशन कौन है हमारे? चार्ल्स डार्विन है, ठीक है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने ही दी थी। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है हमारे? ग्रेगर मेंडल है। किस प्लांट पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था? पाइजम सेटिवम पी प्लांट पे। कितने कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे? 7 कैरेक्टर्स लिए थे, ठीक है। उसके बाद टेललेस माइस वाला एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आया था, सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है। वुमेन के पास हमेशा 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं जो सेम साइज के होते हैं, मेन के पास एक एक्स होता है और एक स्मॉलर वाई होता है, ठीक है। उसके बाद आता है नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो स्पीसीज बनाने में, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज बनाने में आपकी बहुत मदद करते हैं। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई थी, अर्थ पे लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, ठीक है। तो सबसे पहले एक इंसान थे जेबीएस हेल्डाने, ठीक है। जेबीएस हेल्डाने एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला कि लाइफ है ना इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी है, ठीक है। अर्थ पे उस टाइम जितने भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, ऐसी कंडीशंस थी अर्थ पे, जब वो आपस में मिले तो उन्होंने क्या बना दिया? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना दिए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए, ये सब कैसे मॉलिक्यूल्स है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो उन्होंने बोला कि अर्थ पे उस टाइम ऐसी कंडीशन थी, बहुत सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, जब वो आपस में मिले तो उसकी वजह से क्या हो गया? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गया और ऐसे लाइफ स्टार्ट हुई। ये बात जेबीएस हेल्डाने ने बोली, सबसे पहले प्रपोज उन्होंने की। वो इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाए, उन्होंने बस ये एक थ्योरी दी, पोस्टुलेट दिया, लेकिन वो इसको प्रूव नहीं कर पाए। लेकिन हेल्डाने की थ्योरी को प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया है कि किसने प्रूव किया था, ठीक है। तो स्टेनली, मिलर एंड यूरे, ठीक है। तो मिलर एंड यूरे जो होता है, तो मिलर एंड यूरे जो है, इन्होंने है ना एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। तो इन्होंने क्या किया? एक ग्लास फ्लास्क लिया, उसके ऊपर अंदर है ना उन्होंने ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड की जैसी उस टाइम अर्थ के पास कंडीशंस थी, ठीक है। इन्होंने वहां पे बहुत सारे अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ये सब कुछ डाला, लेकिन उस टाइम हमारे पास ऑक्सीजन नहीं हुआ करती थी। तो इन्होंने सारा का सारा ऑक्सीजन क्या किया? वैक्यूम से बाहर निकाल लिया, ठीक है। इन्होंने वो टेम्परेचर मेंटेन किया जो उस टाइम टेम्परेचर था। इन्होंने है ना थंडर स्टॉर्म बहुत ज्यादा आते थे उस टाइम, तो इन्होंने है ना वहां पे थंडर भी दिया, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि कुछ दिन तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बहुत सारे दिन वो वेट करते रहे, कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ ना, उन्होंने देखा प्रोटीन्स बनने लगे, अमाइनो एसिड बनने लगे। तो जेबीएस हेल्डाने की जो थियरी है कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई होगी, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, इसको प्रूव किसने किया? मिलर एंड यूरे ने किया। बहुत बार आपको पता है जब हम 10th क्लास में थे तो ये वाला एक्सपेरिमेंट एग्जाम में जरूर आता था, ठीक है। मिलर एंड यूरे का एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन करना होता था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि सबसे पहले लाइफ अर्थ पे स्टार्ट हुई, ये बात किसने प्रपोज की?
जेबीएस हल्डाने ने बताया कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन सकते हैं। उन्होंने इस बात को प्रूफ नहीं किया, प्रूफ किसने किया? मिलर एंड यूरे ने। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है हमारे होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं और एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन का मतलब होता है, अगर आप इंटरनली इनको देख रहे हो ना, अगर आप इनकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देख रहे हो, अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो ये अंदर का स्ट्रक्चर तो इन सबका सेम मिलेगा, लेकिन ये काम अलग अलग करेंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे ऑर्गन जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलर होता है बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, काम अलग अलग करते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि ये कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल है कि डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल है, तो ये है ना डाइवर्जेंट का है। ठीक है, तो होमोलोगस ऑर्गन जो होता है वो कॉमन एंसेस्ट्री दिखाते हैं। कॉमन एंसेस्टर का मतलब होता है कि 4-6 जनरेशन पहले ना हम सब किसी एक कॉमन से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन तभी तो हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलर किन का होगा? आप देखो, अगर आपके सिस्टर के अंदर का हाथ को मैं एक्सपेरिमेंटली चेक करूं, ठीक है, और आपके का चेक करूं, सेम ही होगा ना। क्यों? क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स है वो कौन है? कॉमन है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल क्या बताया, अगर आप वेल को देखोगे, बैट को देखोगे, चीता को देखोगे और ह्यूमन को देखो, इन सब के फोरलिम्स को अगर आप इंटरनली देखोगे ना तो एकदम सेम दिखते हैं, लेकिन वेल में एकदम अलग फंक्शन निभाते हैं। बैट में जो उसका स्ट्रक्चर है वो उसकी उड़ने में मदद करता है, चीता के अंदर उसका फोरलिम एकदम अलग काम करता है और ह्यूमन के फोरलिम उसका एकदम अलग काम करते हैं। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अगर आपने कभी बोगनविलिया, एक बहुत सुंदर बेल होती है, उसके अंदर आपने उसका कांटा अगर देखा है, और कुकुर बीटा, ठीक है, ये जो हमारा यानी कि कोई भी क्लाइंबर जो क्रीपर होता है, ठीक है, उसके अंदर आपको जो डेंड्रिल्स देखने को मिलती है। डेंड्रिल्स का मतलब होता है जिसकी हेल्प से है ना वो अपने आप को दीवार के सहारे या किसी चीज के सहारे चिपकाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्रिल बोलते हैं। तो ये दोनों किसका एग्जाम्पल? अगर आप इन दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे ना वो एकदम सिमिलर है, लेकिन ये दोनों के दोनों फंक्शन एकदम अलग निभाते हैं। बोगनविलिया का जो थॉर्न होता है वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर आप उसको टच करने की कोशिश करोगे एकदम से वो आपको चुभ जाएगा। और जो आपका खीरे के अंदर डेंड्रिल है वो क्या करता है, खीरे का डेंड्रिल उसकी है ना उस बेल की पकड़ मजबूत करने में उसका रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इन दोनों के फंक्शन तो अलग अलग है, लेकिन अगर आप इनका इंटरनल स्ट्रक्चर चेक करोगे वो एकदम सिमिलर है। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे दोनों जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। ये देखो, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बोगनविलिया का थॉर्न है वो उसकी प्रोटेक्शन में मदद करता है। अगर आप उस प्लांट को टच करने की कोशिश करोगे, उसके फूल तोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको कांटा चुभ जाएगा। लेकिन जो कुकुरबिटा का डेंड्रिल है वो क्या करता है, बेल को है ना पकड़ मजबूत करने में मदद करता है। यानी कि आप उसे किसी दीवार के सहारे चढ़ा रहे हो या फिर आपने कोई स्टैंड के सहारे चढ़ा रहे हो या फिर वो जमीन में अपने आप को अटैच करते हुए चलेगी, तो किसकी मदद से चलेगी? डेंड्रिल की मदद से चलेगी। ठीक है, और देखो मैन का फोरलिम अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हो एकदम सेम दिख रहा है, चीता का फोरलिम आपको एकदम स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है, बेल का फोरलिम आपको सेम दिख रहा है, बैट का फोरलिम सेम दिख रहा है। लेकिन बैट का फोरलिम क्या करता है? उड़ने में मदद करता है। मैन का फोरलिम किस में मदद करता है? ठीक है, अलग रोल प्ले कर रहा है। चीते का फोरलिम किस में मदद कर रहा है? दौड़ने में मदद कर रहा है। बेल का किस में मदद कर रहा है? तैरने में मदद कर रहा है। तो देखो इनके फंक्शन से एकदम अलग है, सारे के सारे फंक्शन अलग करते हैं, लेकिन अगर आप इनकी सारी बोन्स चेक करोगे ना वो सारी की सारी सेम होंगी। ठीक है, जो बोन्स ह्यूमंस में है वही उनके अंदर है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं? तो ये होमोलोगस का अपोजिट होते हैं। तो ऐसे ऑर्गन जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होगा, अगर आप अंदर से स्ट्रक्चर देखोगे तो वो तो डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन सिमिलर परफॉर्म करते हैं, काम जो है वो सेम करते हैं, लेकिन इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। हमारे जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल होते हैं, एनालोगस ऑर्गन जो होते हैं वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल होते हैं। तो इसके अंदर 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो अगर आप है ना बटरफ्लाई को देखोगे,
ठीक है, आपने किसको देखा, बटरफ्लाई को देखा और बर्ड को देखा। तो पक्षी उड़ रहा है और आपकी तितली उड़ रही है, तो उन दोनों के अगर आप विंग्स को देखोगे तो वो दोनों के दोनों काम क्या कर रहे हैं, उड़ने का काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखोगे ना, विंग का इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे आप बटरफ्लाई का और बर्ड का, तो वो अंदर से बहुत अलग दिखेंगे एक दूसरे, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों उड़ने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप स्वीट पोटैटो और पोटैटो को देखोगे तो आपको पता है जो हमारी शकरकंदी होती है वो कैसा मॉडिफिकेशन होती है, रूट का मॉडिफिकेशन होती है, और पोटैटो जो होता है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। देखने में एकदम सेम लगता है दोनों, लेकिन एक क्या है, एक रूट है और एक शूट है। ठीक है, तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, एनालॉगस का एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है जो हमारी पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स है। ठीक है, ये दोनों के दोनों काम तो सेम करते हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होता है। ऐसे ही ऑक्टोपस और मैमल की जो आई है उनका भी क्या है, काम वो सेम करते हैं, लेकिन उसका अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे वो बिल्कुल मैच नहीं करेगा। तो किसका एग्जाम्पल है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, कॉमन एंसेस्ट्री कौन दिखाता है, होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन क्या दिखाते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री दिखाते हैं। उसके बाद आता है फॉसिल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फॉसिल्स और कुछ नहीं होते, जो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स के डेड रिमेन्स है, उनका जो बचा हुआ पार्ट है, उसको जब हम प्रिजर्व रखते हैं, हमें प्रिजर्व्ड मिलता है, तो उसको हम क्या कहलाते हैं, फॉसिल्स कहलाते हैं। आप लोगों ने कभी देखो ये फॉसिल दिख रहा है किसका, डायनासोर का। आपने तो कभी अपनी लाइफ में डायनासोर नहीं देखा, आपने बहुत सारे एनिमल्स नहीं देखे, लेकिन आपको पढ़ाए जाते हैं। तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि अरे इनको कैसे पता नहीं, अपनी मर्जी से तो नहीं बता दे रहे, हो सकता है ये कभी कोई डायनासोर था ही नहीं, स्टोरी तो नहीं बना रखी इन्होंने। तो क्या होता है, जब आप है ना बहुत सारी खुदाई कर रहे होते हैं, ठीक है, वहां पे है ना आपको बहुत सारे डेड रिमेन्स मिलते हैं। इस तरीके से हमें बोन्स का स्ट्रक्चर मिलता है, जिससे हमें आइडिया होता है कि पहले के एनिमल्स कैसे दिखते थे, पहले के प्लांट्स कैसे दिखते थे। फॉसिल्स हमारी हेल्प करते हैं स्टडी करने में। ठीक है, तो फॉसिल्स बनते कैसे हैं, सोचो कोई प्लांट है ना, कोई एनिमल, डायनासोर पहले रह रहा था, किसी भी रीजन से वो मर गया, उसके ऊपर अब बहुत सारे मिट्टी गिरती चली गई, पत्थर गिरते चले गए, ठीक है, वो दब गया है, उसके ऊपर फिर कोई हॉर्स रहने लगा, आराम से वहां पे रह रहा है, फिर वो मर गया, उसकी लेयर बनती चली गई। तो जब आप खुदाई करते हो तो आप देखते हो अलग अलग लेयर्स में ना आपको अलग अलग चीजें मिलती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, फॉसिल्स क्या होते हैं, कुछ नहीं होता है, डेड रिमेन्स होते हैं जिनको हमने प्रिजर्व्ड रखा है, जिनको नेचर ने प्रिजर्व करके रखा है, जिनका हमें बोन स्ट्रक्चर मिल गया। अब ये जो दो पत्थरों के बीच में पिस गए, ठीक है, दबे रहे इतने सालों, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो एकदम अच्छे से पत्थर के ऊपर छपा रहता है, तो हमें इनकी शेप का बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो फॉसिल्स क्या होते हैं, प्रिजर्व्ड रिमेन होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, लेयर बाय लेयर्स उनके ऊपर चीजें जमती चली जाती है, जमते चले जाते हैं। जब आप खुदाई करते हैं तो नीचे नीचे लेयर में जैसे आप खोदते हैं तो आपको बहुत सारे फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। इसलिए ऐसे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जिनको हम अपनी लाइफ में नहीं देख पाए क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन फॉसिल्स की मदद से हम उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, हम उनको पढ़ के इसकी वजह से पाए, फॉसिल्स की वजह से। ठीक है, तो फॉसिल्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमें पूरी की पूरी ह्यूमन का हम इवोल्यूशन कैसे देख पाते, कैसे जान पाते हैं। ठीक है, तो फॉसिल्स हमारी बहुत मदद करते हैं उसमें। उसके बाद आता है इवोल्यूशन का मतलब क्या है। तो इवोल्यूशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, लिविंग बीइंग के अंदर है ना टाइम के साथ जो चेंज आए, उसका जो जेनेटिक डीएनए मटेरियल बदला, ठीक है, उसके अंदर जो भी वेरिएशंस आई उसको हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि देखो पहले के जमाने के लोग है ना बहुत अलग सोचते थे, उनकी जो थिंकिंग होती थी वो बहुत अलग होती थी। अगर उनकी फैमिली में है ना किसी की सोच बहुत मॉडर्न है तो वो बोलते हैं ना अरे वो बहुत इवॉल्व कर गया है, ठीक है, वो तो बहुत अलग सोचता है अब हम सबसे। तो इवॉल्व करने का मतलब होता है जब आप प्रोग्रेस कर रहे हो, जब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो लेकिन साइंस में जब हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ऐसे चेंजेस जो टाइम के साथ आपके अंदर आ रहे हैं, आपके जेनेटिक मटेरियल के अंदर आ रहे हैं, जो आपके है ना बेटर सर्वाइवल में मदद करते हैं, और धीरे धीरे टाइम के साथ आप उनको देख सकते हो। अब जैसे समझने की कोशिश करो इवोल्यूशन को हम कैसे पढ़ते हैं। तो पहले क्या होता था ना,
बहुत सारे एनिमल्स के अंदर है ना फेदर्स होते थे, ठीक है। ये क्या करते थे, उनको ठंडी वेदर से बचाने का काम करते थे। उनको यानी कि पंख बस इसलिए दिए गए थे कि वो ठंडी वेदर से बच सके। पर उन्होंने देखा बाद में है ना बर्ड्स ने उनके का यूज करना शुरू कर दिया, किस चीज के लिए, उड़ने के लिए, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे डायनासोर जो थे उनके पास फेदर्स थे, ठीक है। तो वो है ना उसे उड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन बाद में बर्ड्स ने क्या करना शुरू कर दिया, उन फेदर्स को है ना उड़ने के लिए इस्तेमाल करने लगा। इसलिए है ना ऐसा माना जाता है कि जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स है, ठीक है, वो है ना बहुत क्लोजली रिलेटेड है। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स जो है बहुत क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता है जो हमारे डायनासोर है वो किस फैमिली से बिलोंग करते थे, रेप्टाइल से बिलोंग करते थे। उनके पास फेदर्स थे, वो उड़ नहीं रहे थे, लेकिन बर्ड्स उड़ते हैं, ठीक है। तो हम मानते हैं न्यू स्पीसीज बन जाती है। जैसे चिंपैंजी भी जो था, चिंपैंजी एक अलग स्पीसीज था, ह्यूमन होमोसेपियंस एक अलग स्पीसीज है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि पहले हम वैसे ही थे। धीरे 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 इवोल्यूशन जब होता चला गया ना, तो ह्यूमन आज जो इस फॉर्म में आपको दिखाई देता है, पहले इस फॉर्म में दिखाई नहीं देता था, ठीक है। पहले वो सबसे पहले जो ह्यूमंस हुआ करते थे, ठीक है, जिनको हम ट्रेस करते हैं, ठीक है, वो उतने शार्पली, पहले वो इतना सीधा भी नहीं चला करते थे, ठीक है, बहुत झुक झुक के चलते थे। बल्कि ऐसे भी ह्यूमंस थे जो नकल्स पे चला करते थे, यानी कि आप अपने आगे के जो हाथों के हमारी मुट्ठी होती है उसका इस्तेमाल करके भी चला करते थे। फिर उन्होंने खड़े होकर चलना शुरू कर दिया, फिर एकदम स्ट्रेट चलना शुरू कर दिया। तो ये सब कुछ क्या हुआ, इवोल्यूशन है ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि डायनासोर जो है वो रेप्टाइल्स का पार्ट है, इसलिए हम ऐसे मानते हैं कि रेप्टाइल से ही है ना कुछ लोग किस में इवॉल्व कर गए, बर्ड्स में इवॉल्व कर गए, और उन्होंने अपने फेदर्स को किस चीज के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उड़ने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसका एक और एग्जाम्पल कैसे है, हमारे पास ना एक वाइल्ड कैबेज होती थी, ठीक है। तो अलग अलग केल कैबेज की वैरायटी को जब हमने नेचर में क्रॉस किया ना, तो आज हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म मिलती है उसकी। जैसे कि आपकी जो कॉलीफ्लावर है, ठीक है, वो हमें उसकी वजह से मिलती है। ब्रोकली जो है वो उसकी वजह से मिलती है। हमारी जो बंद गोभी है वो उसकी वजह से मिलती है। और जो हमारी लाल पत्ता गोभी है वो भी हमें उस वजह से मिलती है। तो ठीक है, जब डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज आपस में क्रॉस करती है, ठीक है, तो क्या बनती है, न्यू न्यू स्पीसीज बन जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, इवोल्यूशन हुआ है किसके अंदर, कॉलीफ्लावर के अंदर, वाइल्ड कैबेज के अंदर इतने सारे चेंजेस आ गए, ठीक है। तो ये क्या है, इवोल्यूशन है किसका, कैबेज का। कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये सब क्या है। उसके बाद हमें पढ़ना है ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। तो जब हम है ना इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसमें है ना कुछ टूल्स की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो हमारी मदद करते हैं किस चीज में, इवोल्यूशन को ट्रेस करने में। कैसे कैसे हमारे अंदर इवोल्यूशन आया, हमारे एंसेस्टर्स कैसे रहते थे, कैसा उनका घर होता था, ठीक है, किस तरीके की उनकी फूड हैबिट्स होती थी, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं किसके थ्रू। तो एक हमारी जो मदद करता है वो होता है एक्सकवेशन। एक्सकवेशन का मतलब होता है जब आप है ना खुदाई करते हो, ठीक है। तो आपको बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में कैसे पता चला, जब आप खुदाई कर रहे थे, ठीक है। टाइम डेटिंग, ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग। तो जब हमें ये पता लगाना होता है ना कि इस चीज की लाइफ कितनी पुरानी है, ठीक है, ये सभ्यता कितनी पुरानी है, अब वो बताते ना इतने साल पहले ये वाली सभ्यता रहती थी, आपने कभी सोचा कैसे पता चला। तो जब हम कार्बन डेटिंग करते हैं ना, प्लांट्स की कार्बन डेटिंग करते हैं, एनिमल्स की कार्बन डेटिंग करते हैं, तो हम है ना टाइम बता पाते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटिंग बोलते हैं, कार्बन डेटिंग, टाइम डेटिंग, ठीक है। उसके अलावा जब आप फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, जो आपको डेड रिमेन्स मिले प्लांट्स एंड एनिमल्स के, उसकी जब आप स्टडी करते हैं, आपके जो पुराने ह्यूमंस के जो फॉसिल्स मिले, पुराने पुराने टाइप के जो फॉसिल्स थे, उससे हमें पता चला कि पहले ना ऐसे ऐसे ह्यूमंस हुआ करते थे, फिर वो धीरे धीरे इवॉल्व करके अब ऐसे दिखने लगे जैसे अब हम हैं। तो ये सारे के सारे टूल्स हमारी किस में मदद करते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन को पढ़ने में हमारी मदद करते हैं। तो आपको पता है ह्यूमंस के अंदर अगर आप पूरे प्लैनेट के ह्यूमंस को देखोगे ना, बहुत सारी वेराइटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दी जो जब आप ह्यूमन रेसेस को कंपेयर करते हो, तो हम है ना किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं, स्किन कलर को हमने सबसे ज्यादा इजी तरीका रखा है, ठीक है। जैसे कि
कुछ लोग को हम येलो बुलाते हैं क्योंकि उनका जो स्किन कलर है वो येलोइश की तरफ है। कुछ लोग को हम ब्लैक बुलाते हैं क्योंकि जो उनका स्किन कलर है वो ब्लैक है। कुछ लोग को हम वाइट बोलते हैं, कुछ लोग को हम ब्राउन बोलते हैं। तो यानी कि हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया है, ह्यूमंस को हमने मोस्ट कॉमन क्या तरीका रखा है, स्किन कलर को रखा है। तो जब हम है ना किसी को कलर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस बोलते हैं। इसलिए हम कभी कभी ये वर्ड यूज करते हैं ना, तुम ना बहुत रेसिस्ट हो। तो रेसिस्ट हो का मतलब क्या है, तुम ना कलर को लेके डिसाइड करते हो। कुछ लोग होते हैं ना वो फोबिक होते हैं, मतलब जैसे है ना वो किसी ब्लैक ह्यूमन को देखेंगे और उसके ऊपर उल्टे सीधे कमेंट करने शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत गलत बात होती है, आपको रेसिस्ट होना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सब कोई नेचर ने बनाया है, ठीक है। कोई गोरा है तो भी ठीक है, कोई ब्लैक है तो भी ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो जो सारे के सारे ह्यूमंस है वो आए कहाँ से एक्चुअली, तो सारे के सारे जो ह्यूमंस आए ना वो बने कहाँ पे, मतलब सारे के सारे पहले कहाँ देखने को मिलते थे, अफ्रीका से आए, ठीक है। सारे के सारे ह्यूमंस का इवोल्यूशन कहाँ पे हुआ, अफ्रीका से हुआ। फिर है ना ह्यूमन स्पीसीज के जो अर्लीस्ट मेंबर थे, जिसको हम क्या बुलाते हैं, आपको पता है ना हमारी स्पीसीज को क्या बोला जाता है, होमो सेपियंस बोला जाता है, ठीक है। होमो सेपियंस जो होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पे देखने को मिलते थे, अफ्रीका में देखने को मिलते थे, ठीक है। अगर आप जाके पूरा का पूरा जेनेटिक्स चेक करोगे तो आपको अफ्रीकन रूट्स दिखाई देती हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत हजारों साल तक वो वहां रह रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोग उसमें से, जैसे क्या होता है, आप सब है ना गाँव में पैदा हुए, अगर किसी, सब नहीं मतलब कुछ लोग, मैक्सिमम लोग जैसे गाँव में पैदा हुए, ठीक है। उनके पापा बाहर जॉब करने लगे तो आप है ना उनके साथ बाहर जाके रहने लग गए। तो इसी तरीके से तो आप मूव करते हो ना, माइग्रेट करते हो। तो पहले सारे के सारे जो होमो सेपियंस थे वो कहाँ रहते थे, अफ्रीका में रहते थे। उनमें से बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे जाके रहने लगे, कोई यूरोप जाके रहने लगा, कोई सेंट्रल एशिया में जाके रहने लगा, कोई एशिया में जाके रहने लगा। जब आप अलग अलग जगह पे रहने लगे ना तो वहां पे जो अडेप्टेशंस थी, तो देखो पहले के सारे लोग अफ्रीका से थे और आपको पता है अफ्रीकन जो लोग होते हैं वो मोस्टली ब्लैक के अंदर आते हैं, ठीक है। लेकिन आप जिस सिचुएशन में रह रहे होते हैं, जिस जगहों पे रह रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका स्किन कलर भी इम्पैक्ट होता है। अगर आप उन लोगों को देखोगे ना जो मोस्टली ह्यूमिडिटी वाले एरिया में रहते हैं, सी वाले एरिया में रहते हैं, तो उनका जो स्किन कलर होता है ना वो थोड़ा ब्लैक होता है, ठीक है। आप अगर ऐसे लोगों को देखोगे ना जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, वहां के स्किन कलर कैसा होता है, बहुत ज्यादा ब्लैक होता है, ठीक है। और अगर ऐसे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, जिन एरिया में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंड पड़ती है, अगर आप इंडिया में भी देखोगे ना, कश्मीर के लोगों को अगर आप देखोगे, ठीक है, और अगर आप किसी ऐसी जगह के लोगों को देखोगे जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, तो वहाँ के लोगों का स्किन कलर जो होगा वो कंपैरेटिवली थोड़ा डार्क होगा, ठीक है। लेकिन इससे है ना आपके बिहेवियर में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। किसी का स्किन कलर क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। आपको रेसिस्ट कभी नहीं बनना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ वो कहाँ से हुआ, अफ्रीका से हुआ, ठीक है। अफ्रीका में सारे के सारे होमो सेपियंस थे। जब वो अलग अलग कंट्रीज में जाके रहने लग गए, एरियाज में जाके रहने लग गए, तो वहाँ के अकॉर्डिंग, वहाँ की जो कंडीशंस थी उनके अकॉर्डिंग उनके स्किन कलर में भी चेंजेस आए, ठीक है। इसलिए जो यूरोप के लोग होते हैं मोस्टली आपको वो वाइट देखने को मिलते हैं, अफ्रीका के जो लोग होते हैं वो आपको ब्लैक देखने को मिलते हैं, चाइना के जो लोग होते हैं उनको हम मोस्टली येलो में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ह्यूमन की जो रूट है वो कहाँ से आती है, अफ्रीका से आती है। हमारी स्पीसीज को क्या कहते हैं, होमो सेपियंस कहते हैं, ठीक है। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले हम DSSB के लिए अपनी 5 ग्रेजुएशन की यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उनको ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।